Good morning, students. Today we are going to study about Heisenberg uncertainty principle. According to this principle, uh, firstly we must know that all moving objects in our life have well defined path or trajectories. ओके तो जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हमारी लाइफ में हैं उनका एक पर्टिकुलर, क्योंकि मोमेंट है तो एक पर्टिकुलर पाथ होता है। और पाथ है इट मीन्स कि वो क्या है, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी। क्योंकि हम कोई भी पाथ या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम पाथ डिनोट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, यानी किसी भी पोजीशन पर किसी भी पर्टिकुलर, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है और इसने मोशन किया, मोशन के लिए क्या चाहिए, देखिए ये पाथ है यहाँ से यहाँ तक इसका मोशन है। इट मीन्स क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक इसकी मूवमेंट चाहिए, मतलब इसकी पोजीशन में चेंज चाहिए। इट मीन्स कि हमें पोजीशन तो चाहिए कि ये कहाँ पर है, और उसके अलावा यहाँ पर हमें चाहिए पोजीशन, और पोजीशन के अलावा हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया, पाथ जो पोजीशन है उसमें चेंज हो गया, पोजीशन में चेंज हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर वेलोसिटी पोजीशन में टाइम के साथ जब चेंज होता है तो वो होती है वेलोसिटी, मतलब वेग। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी चलती हुई जो चीज़ है उसके लिए हमें उसकी स्थिति, यानी वो पोजीशन पे है और कुछ समय बाद वो किस पोजीशन पे पहुंच जाती है, उस दोनों के बारे में पता होना चाहिए, वो होता है उसका पाथ। ओके, और जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती है हमारी लाइफ में उन सब के पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड पाथ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 के अंदर, 1927 के अंदर ये कहा कि वी कैन नेवर मेजर एक्यूरेटली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ओके, यानी उसने कहा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट एलिमेंट जो है वो जो स्पेशली उसने जो किया डिफाइन वो था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हमें सीधी आंखों से नहीं देख सकते, वो पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम एक्यूरेटली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि मूवमेंट में होते हैं उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ हम कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एक्यूरेटली नहीं कर सकते इट मीन्स हमेशा उसमें एरर रहेगी। ओके, यानी अनसर्टेनिटी रहेगी, सर्टेन नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए इसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो हाउएवर हम यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो सबसे सिंपल हमारे पास पार्टिकल आता है वो है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हाइजेनबर्ग ने बताया था कि स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एक्यूरेटली हम ना वेलोसिटी और पोजीशन दोनों, यानी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों क्या चीज़ है, पाथ है, ट्रांजेक्टरीज है, और उनको हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी रहती है इसमें किसी ना किसी चीज़ में। Consequently, it is not possible to talk of the trajectory of an electron. Okay, तो हम इलेक्ट्रॉन की पाथ के बारे में बात नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर सकें कि वो किस पाथ में जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली पोजीशन अनसर्टेनिटी रहती है इसके अंदर। उसके बाद में
हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग जो है उसने दिया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल it is not possible to measure simultaneously both the position and velocity of a microscopic particle with accurately or absolute certainty. Okay, so after that, mathematically what we can say, mathematically he Heisenberg ने जो दिया वो क्या था, तो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला दिया गया वो ये था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पुट एज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम. ओके, इट इज p is equals to m into v. ऑलवेज हम यहाँ पे संवेग की बात कर रहे हैं, और संवेग जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है. द्रव्यमान क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, जितना भार है उतना ही रहेगा. और लेकिन वेग में परिवर्तन हो सकता है, वेलोसिटी हम कह सकते हैं इसको. तो यहाँ पर जो संवेग है वो उसमें भी चेंजेस हैं क्योंकि इसमें v में चेंजेस हैं. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी principle may put as the product of uncertainty in position. Okay, in position हम यहाँ पाथ की भी बात कर रहे हैं, तो पाथ से पहले क्या आ रहा था, पोजीशन आ रही थी. पोजीशन के साथ मैंने क्या बात की थी, वेलोसिटी की बात की थी. वेलोसिटी किसके अंदर है, मोमेंटम के अंदर है, बिकॉज मोमेंटम कंटेन वेलोसिटी एज वेल एज मास, बट मास इज ऑलवेज स्टेबल, so we can say momentum is always constant. Okay, so the product of हमेशा uncertainty position, यहाँ हम uncertainty का यूज़ कर रहे हैं, certainty नहीं है. uncertainty in position and momentum इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी कि इनका जो गुणनफल है या इनका प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एक्स. अब यहाँ पे एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर, और पी जो है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम के अंदर. हमने मोमेंटम लिया है बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है उसका मास तो लेना है, उसके साथ जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये पाथ है तो पाथ में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों आती हैं, तो हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लिया है. और वो ये जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग जो है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका, कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है h/4π के, मीन्स कांस्टेंट रहता है. सो द साइन, अब यहाँ पर जो ये साइन है ये शो करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी कैन बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π. ठीक है, यहाँ पर जो इक्वल है इसके साथ में इसको बोलते हैं इक्वल टू. ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. इक्वल किसके, h/4π के. इट कैन नेवर बी लेस. ओके, लेस नहीं हो सकता, लेस देन h/4π मीन्स एटलीस्ट h/4π तो वैल्यू होगी ही होगी, उससे नीचे नहीं हो सकती, उससे ऊपर या उसके बराबर वैल्यू हो सकती है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ एक्स और पी की. ओके, ये इसने कहा. उसके बाद में ये कह रहा है कि साइन ऑफ इक्वालिटी रेफर्स टू मिनिमम अनसर्टेनिटी एंड इज इक्वल टू h/4π. ओके, जो ये साइन है इक्वालिटी का, इसका मतलब है कि मिनिमम अनसर्टेनिटी है ना. यहाँ पर क्या साइन है, इक्वालिटी का. इक्वालिटी का साइन यहाँ पर था. ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कम से कम अनसर्टेनिटी है, एंड ये जो अनसर्टेनिटी कम से कम है ये इक्वल किसके है, h/4π के इक्वल है. ओके, तो ये है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग सिद्धांत का. ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का. अब यहाँ पर देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. द कॉन्स्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स,
द कॉन्स्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स मतलब होता है कि गुणनफल जो है वो अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ये स्मॉल है। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ डेल्टा एक्स इज स्मॉल होगा तो क्या होगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली। ओके, अगर x की पोजीशन कम है, मान कम है x का, तो फिर हम उसकी पोजीशन को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। और अगर डेल्टा p का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम उसकी जो है डेल्टा p का वैल्यू अगर ज़्यादा है, दैट इज़ देयर वुड बी लार्ज अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि p का अगर वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी है। किसी चीज़ का वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी कम है, ठीक है। इसमें बस यही बताया हुआ है कि अगर x की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। x की वैल्यू कम है तो अनसर्टेनिटी कम है। p की वैल्यू ज़्यादा है, p बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, डेल्टा p। तो यहाँ पर डेल्टा p की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, अनिश्चितता ज़्यादा है। अनिश्चितता का मतलब है कि एक्यूरेसी कम है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें एरर ज़्यादा हो। अब अनिश्चितता को हम एरर भी बोल सकते हैं कि इतना कम या ज़्यादा हो सकता है, एक्यूरेट नहीं कर सकते हम, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ डेल्टा p इज़ स्मॉल, अगर p कम है तो हमें पता है कि हम क्या एक्यूरेट कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज़ मेजर्ड मोर एक्यूरेटली, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी चीज़ में हमें डेल्टा x और डेल्टा p दे रखा है, तो अगर जिस चीज़ की वैल्यू कम होगी, ठीक है, उसको हम एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाली की अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से सिंस मोमेंटम p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है, और डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी, हमें पता है कि m तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास जो है किसी चीज़ का, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, तो वो इसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो p की जगह पे हमने m इंटू डेल्टा वी किया है, इसलिए कि हम जो है इसको संवेग के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल कॉन्सेप्ट इसका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है वो क्या है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी भौतिक इसका जो सत्यापन करें हम या भौतिक रूप से देखें, तो हमें क्या दिखता है कि ये प्रिंसिपल कहाँ तक हम लागू कर सकते हैं। लेट अस स्टडी एज टू हाउ द पोजीशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड। तो हम अगर किसी भी कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसको की पोजीशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट able to see the object। ओके, तो अगर हमें किसी भी चीज़ की स्थिति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे बताइए। सबसे पहले तो हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए ना। अगर पोजीशन ही नहीं पता है, मान लिया कि कोई बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड की पोजीशन हमें बतानी है, अभी 1 किलोमीटर दूर है, बट अगर हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हम कैसे, इट इज़ नॉट एबल ना, वी आर नॉट एबल टू सी। अगर हमें देख नहीं पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो फिर हम कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे। बस यही चीज़ है, आप इसको ध्यान से समझेंगे अनसर्टेनिटी को, तो हमें लगेगा कि हाँ ये तो हमारे नेचर का ही रूल है। रूल ये है कि टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द लाइट। हमें लाइट जब गिरती है, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता है, जब लाइट उस सूटेबल चीज़ पर गिरती है और वो भी सूटेबल वेवलेंथ की लाइट होती है, तब वहाँ से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हमें क्या मिलेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी तो ऑब्जेक्ट से जो रेज हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगी और वो हमारे
आंखों पर गिरेगी जिससे कि हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। मतलब वो जो चीज़ है, जैसे हमने ड्यूअल नेचर में कहा था कि जो फोटोन्स होते हैं वो उसकी जो इंसिडेंट लाइट होती है, पर्टिकुलर लाइट देख करने पर ही तो वो स्कैटर्ड करेंगे, है ना, दहेली ऊर्जा जिसे कही थी हमने, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। इसी तरह से जो फोटोन्स हैं, द फोटोन ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट आर स्कैटर्ड एट द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स आवर आईज। ओके, ये वही बात है जो मैंने अभी पहले समझाई है। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, its position and velocity will not change by impact of striking photons. Okay, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लार्ज है, बड़ा है, हमें दिख सकता है, तो हम उसकी वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, उसकी पोजीशन भी पता कर सकते हैं, है ना। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम कितने लैम्डा की लाइट उस पर डाल रहे हैं, बिकॉज वो दिख रहा है हमें। अब देखिए कि इट विल बी पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। इसी तरह से हम उसका देख सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, अब आप देखिए कि छोटी चीज़ें जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, क्या हम उनको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसीलिए अगर जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते उसकी पोजीशन आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। तो बस यही चीज़ है। However, in case of microscopic objects such an electron, the interaction of striking photon of light with the particle will cause appreciable displacement of the particle, undergoes a considerable change in the path and velocity due to the impact of a single photon used to observe it. Okay, तो माइक्रोस्कोपिक के लिए हमें, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसकी पोजीशन और उसकी जो है वेलोसिटी को देखने के लिए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, उसको हम यहाँ पर द वेरी एक्ट ऑफ मेजरिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोटोन गिराने पड़ेंगे। फोटोन गिराएंगे तो क्या फोटोन गिराने पर वो इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। इट मीन्स फोटोन गिराने से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन ऑलरेडी चेंज ही कर लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फोटोन, द कोलिजन ऑफ फोटोन विद द इलेक्ट्रॉन, तो उससे उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और पोजीशन भी चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ एरर उसमें आ रहा है। द कोलिजन ऑफ फोटोन विद द इलेक्ट्रॉन सेंड्स इट एन अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर। जो हमारा ये रूल है, हमने पढ़ा है, वो क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसने दिया, क्या है, कौन से एलिमेंट्स पर इसको हम लगा रहे हैं। और अब दूसरी बात ये है कि इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो दिस प्रिंसिपल रूल्स आउट द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ प्रपोज्ड बाय बोहर। सबसे बड़ी बात ये है कि बोहर द्वारा जो एक सर्कुलर पाथ दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक निश्चित पथ में गति करते हैं, वो यहाँ पर रूल आउट कर रहा है। वाई? बिकॉज हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखता है, तो ये कह रहा है कि फोटोन इस पर गिरेगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा ही करेगा, और करेगा इट मीन्स इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, और इट मीन्स कि हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एक्यूरेट इसकी वेलोसिटी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि बोहर जो है उसको रूल आउट करता है, बोहर के नियम को ये। दूसरा, सिंस फॉर अ सब एटॉमिक, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। तो इसी को बढ़ाते हुए हम कह रहे हैं कि इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट अनसर्टेनिटी इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ sufficiently refined techniques, but it is due to the fact that we cannot observe microscopic things. Okay, तो यहाँ पर ये माइंड में ध्यान रखना है कि अनिश्चितता किस वजह से है। अनिश्चितता इसलिए नहीं है कि हमारे पास कोई सफिशिएंट टेक्निक्स नहीं है, अनिश्चितता इसलिए है कि हम माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को देख नहीं सकते बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए। ओके, उनको हमें डिस्टर्ब करना होगा, क्योंकि हमें अगर देखना है तो फोटोन गिराना होगा और उसमें चेंज हो जाएगा। इट मीन्स नो इंस्ट्रूमेंट कैन ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदाउट अफेक्टिंग इट्स मोशन। ओके, सो इन द अदर वर्ड,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर। ओके, ये नेचर का फंडामेंटल लिमिटेशन है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ओके, सो हमें पता है डेल्टा एक्स जो है इसमें वो मीटर्स में है। और ठीक है, ओके, दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।